गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, क्या हाल है। मैं आलम सर आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ स्टमक। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया है बक्कल कैविटी में तीत को, बक्कल कैविटी में टंग को। देन आफ्टर हम लोगों ने इसोफेगस के बारे में पढ़ा लास्ट क्लास में। आज हम लोग करेंगे कवर स्टमक को। स्टमक की बात अगर आती है जहन में तो दो तीन चीज़ हिट करता है स्टमक के बारे में। जो चीज़ माइंड में हिट करेगा उसी से हम लोग आंसर बनाते हुए चले जाएंगे। किसी का छोटा स्टमक है, किसी का लंबा स्टमक है, किसी का गोल स्टमक है और किसी का तो पेट पहले आता है बॉडी बाद में आता है। कभी कभी देखोगे ना, और बहुत सारे लोगों को देखोगे फ़ोटो खिंचवाने के बाद स्नैप जिस वक्त लिया जाता है सांस रोक कर ऐसे खड़े रहते हैं, मतलब कि स्टमक को अंदर खींच लिया। तो ये पता चला कि हर लोगों में अलग अलग तरह का स्टमक है। किसी का छोटा है, किसी का लंबा है, किसी का बड़ा है, किसी का अंदर धंसा हुआ है ना। तो मतलब ये चला कि कोई एक डिफिनिट शेप साइज नहीं है स्टमक। तो ये पता चल गया कि ये जो मेरा स्टमक है ये डिफिनिट शेप एंड साइज का नहीं, डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं है। तो एक आंसर मिला कि डिफिनिट शेप एंड साइज वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्लियर? स्टमक का शेप एंड साइज वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का छोटा है, किसी का लंबा है, किसी का बड़ा है, किसी का पेट पहले आता है बाद में बॉडी आता है। तो इस तरह से वो वैरी करते रहता है। दूसरा, जो कि हम लोग शुरू से बचपन से जानते आ रहे हैं कि स्टमक का जो शेप है वो जे शेप होता है। ये कैसा शेप होता है? जे शेप होता है। एक आंसर यहाँ से मिल गया। तीसरा, कभी आप लोग देखोगे कि कभी भूखे रहते हैं तो स्टमक एकदम अंदर चला जाता है, और कभी मौका अगर मिल गया खाने पीने का, कहीं शादी से आए या कहीं पार्टी में गए तो इतना दबा कर खा लिया कि वही जो चपका हुआ था घड़ा की तरह बाहर आ गया, है ना। तो वही पेट, एक ही पर्सन का पेट जो पहले अभी अंदर था बट खाने के बाद वो बाहर आ गया, तो इससे ये पता चला कि उसमें कुछ इलास्टिसिटी टाइप का है। अभी सिकुड़ा हुआ था, अभी बढ़ गया। मतलब ये कि ये जो मेरा स्टमक है वो मस्कुलर है। इतनी चीज़ निकल गई। पहला कि हर इंसान का अलग अलग साइज़ है, तो डिफिनिट शेप एंड साइज़ नहीं है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। दूसरा, जो शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं कि शेप कैसा होता है इसका, तो जे शेप होता है। और किस चीज़ का बना होता है? तो मसल्स का बना होता है। मस्कुलर है, ये स्मूथ मसल का बना होता है। तीन चीज़ बन गया, डिफिनिट शेप एंड साइज एंड वैरी करता है, जे शेप्ड का है, मस्कुलर है। तीन चीज़ हो गया। अब देखो एक चीज़ और फाइंड आउट करो। ये स्टमक का अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन, ये स्टमक का लोअर पोर्शन है, स्टमक का अपर पोर्शन, स्टमक का लोअर पोर्शन। फिर दिमाग लगाओ कि जो स्टमक मेरा बीच में है तो अपर पोर्शन मतलब ऊपर में भी कहीं से जुड़ा होगा, लोअर पोर्शन तो मतलब उससे भी कोई जुड़ा होगा। यही आ रहा है ना आंसर कि अगर एक स्टमक है बीच में है और हम लोग जो डाइट ले रहे हैं वो स्टमक तक पहुंच रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि स्टमक से जुड़ी हुई है, जिसके माध्यम से, जिसके ज़रिए वो चीज़ पेट तक जा रही है ना। दूसरी चीज़, परमानेंट वो डाइट, वो फूड पेट में स्टे नहीं करता है, वो नीचे एनस के थ्रू लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाता है। तो इससे ये भी आंसर फाइंड आउट हो गया कि परमानेंट पेट में कोई चीज़ नहीं है, टेम्परोरी कोई चीज़ पेट में है जो कि फिर पास आउट हो जाता है नीचे बाहर की तरफ। तो ये भी आंसर मिला कि नीचे लोअर पोर्शन में भी स्टमक से कोई पार्ट जुड़ा हुआ है, ऊपर भी जुड़ा है, नीचे भी जुड़ा है। तो ऊपर में जो चीज़ जुड़ी हुई है स्टमक से, दैट इज नोन एज इसोफेगस। क्लियर है? एंड नीचे जो चीज़ जुड़ी हुई है स्टमक से, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइन। कैसे इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर?
फिर समझो, मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ और मेरा हमेशा से ये मानना है कि 80% चीज़, जो चीज़ टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम ब्रेकअप करेंगे, तोड़ेंगे, तो आंसर हमको वहीं से फाइंड आउट हो जाएगा। बुक में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है। हम लोग के पास सेंस ऑर्गन्स है, जिससे कि पता चल जाएगा। हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगा, हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इंसान का डिफरेंट टाइप ऑफ, एक परिवार में चलो 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का ही देखोगे, किसी का पेट बच्चा है तो उसका पेट छोटा होगा, है ना। 1 से 10 साल वाले का, 10 से 20 साल वाले का थोड़ा सा बड़ा होगा, पर चेस्ट के पैरेलल होगा, वो बाहर नहीं होगा। 20 से 30 साल वालों का थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा एब्डोमिनल बाहर निकलेगा, बट अच्छा लगेगा। 40 से ऊपर वाले का तो वही हो जाएगा कि पहले पेट आ रहा है, बॉडी बाद में आता है, मतलब पेट एकदम मटकी की तरह बाहर निकल आता है। ये हम ये नहीं करेंगे 40 से 50 साल वाले के सारे लोगों का ऐसा है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मेंटेन किए हुए हैं। तो बट एक्सरसाइज कितने लोग कर रहे हैं? जो नॉर्मली ज़िंदगी में जो रेशियो चल रहा है, उस रेशियो के बिना पे हम बात कर रहे हैं कि 40 से एबव वाले का वैसा हो जाता है। तो एक परिवार में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का 5 तरह का स्टमक का साइज़ है। तो ये पता चला कि पर्सन टू पर्सन उसका जो शेप है वो वैरी कर रहा है। क्लियर? दूसरा ये जो कि बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि शेप कैसा होता है, जे शेप्ड का होता है। तीसरा ये आइडेंटिफाई किया कि हम अगर अपनी एग्जांपल दें कि अगर हमने कम खाया है तो स्टमक अंदर की तरफ रहता है, चेस्ट बाहर होता है, थोरासिक कैविटी ज़्यादा होती है, चेस्ट का क्या होता है, पेट अंदर होता है। बट हम वही पेट में अगर हमने खाना जम के दबा के खा लिया तो यही स्टमक थोरासिक कैविटी से बाहर आ जाता है, ज़्यादा बाहर आ जाता है। मतलब एक पर्सन का कुछ देर पहले चिपका हुआ पेट था और फिर दूसरे ही पल डाइट लेने की वजह कर वो पेट बाहर आ गया। तो इससे ये रिजल्ट मिलता है कि भाई किसी चीज़ का तो बना हुआ है जो को इसको कॉन्ट्रैक्ट भी रखे हुआ है और एक्सपैंड भी करा रहा है, मतलब कि ये मस्क्यूलर है। तो मस्क्यूलर है, ये भी आंसर मिल गया। चौथा, जब हम इसको देखेंगे समझेंगे तो पेट है, मतलब कि पेट में वो खाना जा रहा, फूड जा रहा है, तभी तो कुछ वहाँ काम हो रही है ना, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो खाना, जो कि खाना इन्वायरमेंट में बाहर प्लेट में था, वो खाना पेट तक चला गया। तो कोई एक रास्ता ऐसा है जो जिसके माध्यम से, जिसके ज़रिए वो खाना पेट तक गया। तो मतलब कि ऊपर का कोई पोर्शन है जो कि पेट से कनेक्ट है, जो खाने को लेकर जा रहा है, डाइट को लेकर जा रहा है। सिमिलरली वही खाना जिसको हमने प्लेट से उठाकर खाया था, व्हाटएवर, वो चपाती हो, वो पनीर हो, वो वेजिटेबल हो, वो नॉनवेज हो, कुछ घंटे, कुछ अरसे बाद वही फूड अनडाइजेस्टेड होकर वो एनस के थ्रू पॉटी बनकर बाहर निकल आता है। तो मतलब कि स्टे नहीं कर रहा, परमानेंट कोई चीज़ नहीं है जो पेट में स्टे करे। मतलब कि वो पेट से भी बाहर जा रहा है, स्टमक से बाहर जा रहा है। तो कौन चीज़ जा रहा है? तो कोई ऐसा चीज़ है जो स्टमक से नीचे भी जुड़ा है, तो ऊपर भी जुड़ा है, नीचे भी जुड़ा है। तो हम लोग इतना तो पढ़े हुए, तो ये जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ऊपर में इसोफेगस जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसोफेगस ही खाना लेकर स्टमक तक जा रहा है, और स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है कि वही अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के थ्रू बाहर करेगा। तो इंटेस्टाइन में भी कौन सा इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 सेक्शन है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो जब हम इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेक्शन होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम सबसे बड़ा पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि स्टमक से अटैच होता है। तो अगर कोई सवाल पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा वो पार्ट अटैच होता है, तो ड्यूडेनम होता है पहला पार्ट। क्लियर? तो ऊपर में इसोफेगस अटैच है स्टमक के, नीचे में स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट अटैच। क्लियर? और टेम्प्रोरी खाना जो डाइट पेट में गया वो कुछ पल के लिए गया, वो टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। वहाँ पे उसका डाइजेशन का काम हो जाएगा, देन आफ्टर वो रिलीज आउट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका काम होगा, रिलीज आउट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, तो अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकल आएगा। ये प्रोसेस है। मेरा प्रीवियस लेक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ क्लियर है। अब पेट के अंदर
सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन में। ये जो स्टमक है मेरा वो 3 सेक्शन में बटा होता है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन ये फंडस कहलाता है, बीच वाला पोर्शन जो सबसे ज़्यादा है ये बॉडी कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन, थर्ड पोर्शन, ये पाइलोरिस कहलाता है। क्लियर? इसको साफ कर दें हम, तो ये समझा कि स्टमक का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं तो 3 सेक्शन में वो डिवाइड है। किसी किसी बुक में आगे जाओगे तो 5 सेक्शन भी मिलेगा, बट आप बेसिकली 3 सेक्शन जानो। कि पहला ऊपर का पार्ट जो कि इसोफेगस के साथ अटैच है, दैट इज नोन एज फंडस। क्लियर? तो जब इसोफेगस के साथ अटैच है तो इसका ये भी काम हो गया भाई, इसोफेगस से ये क्या करता है, डाइट जो आता है स्टमक में तो वो सबसे पहले फंडस में आता है। क्लियर? आंसर यही मिला ना कि इसोफेगस से जो डाइट नीचे स्टमक में आ रहा है तो स्टमक के किस एरिया में सबसे पहले आएगा, फंडस में आएगा। देन आफ्टर बीच में बॉडी है, स्टमक का बीच का जो सबसे बड़ा पार्ट है बॉडी है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कभी पेट अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है ना। तो पेट के अंदर जो बॉडी का हिस्सा है यहाँ पे भी सिमिलरली यही काम होते रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। ध्यान रखो। फिर यहाँ से आंसर निकालो कि कोई चीज़ खाना है पेट के अंदर है, अब वो चीज़ सिकुड़ रही है तो खाना भी सिकुड़ रहा है, बढ़ रहा है तो खाना भी एक्सपेंड हो रहा है, सिकुड़ रहा है तो खाना भी सिकुड़ रहा है, बढ़ रहा है तो खाना भी एक्सपेंड हो रहा है। क्यों? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरी बॉडी है, पेट का बॉडी वाला सेक्शन, यहाँ पे खाना है, डाइट है, तो डाइट जब पेट सिकुड़ेगा तो खाना पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो खाने पे जब इम्पैक्ट आएगा कोई चीज़ को, अगर मान लो कोई चीज़ को हम पटकेंगे तो वो टूटेगा ना, ब्रेक डाउन होगा ना। तो खाने को जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस हो रहा है तो खाने पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो खाने का डाइजेशन हो रहा है। और खाने के डाइजेशन में बॉडी पेट के अंदर तो बहुत सारे एसिड भी है, HCl पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस है, पेप्सिन है, म्यूकस है, तो तीनों मिलकर वो खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। और स्टमक का बॉडी वाला पार्ट अपना वो भी काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का, तो खाने को सिकुड़ रहा है, खाने को एक्सपेंड करा रहा है, तो खाना उसमें भी डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, ब्रेक डाउन हो रहा है। तीसरी चीज़ पाइलोरिस, जब ऊपर वाला फंडस का हमने आंसर निकाल लिया कि इसोफेगस से अटैच है, खाना आ रहा तो ये फंडस हो गया, तो पाइलोरिस का भी आंसर निकाल देंगे कि नीचे का सेक्शन स्टमक का जो कि इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, कौन से इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि स्टमक का पाइलोरिस पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। क्लियर? क्लियर है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट पाइलोरिस से जुड़ा होता है। तो 3 सेक्शन में जब हमने स्टमक को काटा, फर्स्ट वन फंडस, सेकंड वन जो सबसे बड़ा है, अहम रोल अदा करता है स्टमक में डाइजेशन में, दैट इज बॉडी मतलब स्टमक का हिस्सा, और थर्ड वन पाइलोरिस। तो फंडस जो कि इसोफेगस से रिसीव करता है फूड को अपने में, देन आफ्टर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बॉडी के पास जाता है। बॉडी कुछ समय के लिए, कोई निश्चित निर्धारित वक्त के लिए वो डाइट को अपने पास रखता है और उसका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। देन आफ्टर थर्ड पोर्शन पाइलोरिस किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। वही डाइट अब आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में चला जाता है। क्लियर है? ये तो सेक्शन हो गया स्टमक का, यहाँ पर तो है नहीं, मैं ऐसे तो बताते रहा। उसके बाद लेयर आता है स्टमक का। तो स्टमक के लेयर में एक म्यूकोसा है कहलाता है, दूसरा सब म्यूकोसा कहलाता है, तीसरा सेरोसा कहलाता है। ये अब क्या है, म्यूकोसा क्या है, स्टमक का सबसे अंदर की लाइनिंग है, लेयर है, पेट में जो लेयर है दैट इज नोन एज म्यूकोसा। क्लियर? सब म्यूकोसा क्या है, सब म्यूकोसा का प्रोटेक्शन देता है। अब ये सब क्या है, लेयर है। चलो
म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या है? सब म्यूकोसा सिरोसा ये स्टमक का लेयर है। म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर को कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन दे रहा है। सब म्यूकोसा म्यूकोसा का लेयर, म्यूकोसा लेयर का क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज वगैरह होते हैं सब म्यूकोसा में, जो कि आदान प्रदान का, एक्सचेंज का काम करते हैं। सिरोसा क्या है? ये पूरे स्टमक के बाहर में जो लेयर होता है उसको कहते हैं। स्टमक का जो लेयर है पूरा चारों तरफ से जो सराउंडेड है, दैट इज नोन एज सिरोसा। तो 3 लेयर देखा हमने। म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर, सब म्यूकोसा जो कि म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर में, और ब्लड कैपिलरीज वगैरह सब इसमें के अंदर है। एंड सिरोसा क्या है कि पूरा स्टमक के चारों तरफ जो वॉल है, लाइनिंग है, जो प्रोटेक्शन लेयर है, दैट इज सिरोसा। क्लियर है? बताओ कहीं पे कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, उसके बाद मैं कविता सुनाऊंगा। कविता ईजान मेरे बैग में रखा हुआ है, बैग के ऊपर वाले में लेकर आओ, पेज में होगा, है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से स्टमक के बारे में कि एक पर्सन टू पर्सन स्टमक का जो साइज़ है, शेप है, वो वैरी करता है, किसी कम का, किसी का ज़्यादा, किसी का परमानेंट नहीं है। स्टमक में जो खाना जो स्टोर हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, फॉर टाइम बिंग है, उसका डाइजेशन हो जाएगा, वो फिर पास आउट हो जाएगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से सेक्शन में? ड्यूडेनम में। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जे शेप्ड का होता है स्ट्रक्चर इसका। और क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है उसमें, तो मस्कुलर होता है, वो मस्कुलर होता है। फिर आगे कहाँ जाएगा वो? उसका 3 सेक्शन में देखा कि मैंने, स्टमक डिवाइड हो गया। सबसे ऊपर का सेक्शन फंडस, बीच का सेक्शन बॉडी, नीचे का सेक्शन पाइलोरिस। फंडस जो होता है वो इसोफेगस के साथ अटैच होता है। बॉडी क्या होता है? वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन फूड के साथ होता है। नीचे पाइलोरिस वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से अटैच होता है, जो कि अपना सारा प्रोसेस करता है। अपर लेयर ऑफ द स्टमक जो है वो इसोफेगस से अटैच होता है। लोअर सेक्शन ऑफ द स्टमक वो किससे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। ये सारा प्रोसेस होता है। स्टमक का बहुत अहम रोल है। लेयर की बात करें तो म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर है। सब म्यूकोसा मिडिल लेयर है, जो कि प्रोटेक्शन करता है म्यूकोसा का। सिरोसा क्या है? जो कि पूरा स्टमक का जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है, वो सिरोसा कहलाता है। फंक्शन की अगर बात करें स्टमक का, तो स्टमक का फंक्शन यही हो गया कि भाई खाने का परमानेंट स्टोरेज नहीं है, टेम्प्रोरी स्टोरेज है, जो कि डाइजेशन में इसका काम आता है। एंड स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो कि ब्रेक डाउन पेप्सिन का, प्रोटीन का वहीं पर शुरू हो जाता है। मीडियम एसिडिक है, जिसके वजह कर पेप्सिन काम कर पाता है प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए। देन आफ्टर इसमें अगर कोई सफरिंग हो, कोई सफ़र करेगा तो क्या होगा? तो गैस का इशू हो जाएगा एसिड की वजह कर, या अल्सर हो जाता है स्टमक में, स्टमक का अल्सर हो जाता है, या पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर मतलब स्टमक का नीचे का हिस्सा और स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में कोई अगर अल्सर हो गया, ज़ख़म हो गया, उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए हम लोगों को स्टमक में। एंड डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी और ऑयली चीज़ तो ऐसे भी अच्छी नहीं होती है ना, सेहत के लिए बड़ी घातक होती है, नुकसानदेह होती है। जिस माहौल में, जिस स्टेज में अभी हम लोग जी रहे हैं, हर चीज़ पॉल्यूटेड है। तो बचने के लिए तो खुद को ही परहेज़ करना होगा ना। ऑयली चीज़ से बचना होगा, स्पाइसी चीज़ से बचना होगा। अगर ऑयली स्पाइसी चीज़ कम खाएँगे तो हो सकता है हम अल्सर से इम्पैक्ट ना हो, हम बच के रहें। पेप्टिक अल्सर हो या स्टमक का अल्सर हो, ये बड़ी घातक चीज़ है, इसमें जान भी जा सकती है। तो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा पढ़ें, अच्छा एजुकेशन लें, और कोई कमी आई है तो समझाएं मुझे, है ना। कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या करना है, नहीं करना है, मैं और उसमें सुधार करूँगा। चलो, स्टमक में भी मैंने कुछ कविता लिखा है, सुनो। जिसे हमने चबाया है अब पेट में खाना आया है, जिसे हमने चबाया है अब पेट में खाना आया है, न्यूट्रिशन अब तो टूटेगा जो खाना हमने खाया है। तो जिसे हमने चबाया है,
चबाया किसको? फूड को है। फूड को चबाया, अब पेट में खाना आया, वो खाना कहाँ आया? पेट में, स्टमक में आया। स्टमक में न्यूट्रिशन अब तो टूटेगा, तो पेट में जब डाइट आया तो डाइट के साथ क्या आया? बेसिकली कार्ब्स आए, कार्बोहाइड्रेट आए, प्रोटीन्स आए, फैट आए, इन्हीं का तो ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालना है ना। तो एनर्जी का काम शुरू हो गया डाइजेशन प्रोसेस में। जो खाना हमने खाया, जो जिसे हमने चबाया है, अब पेट में खाना आया है, न्यूट्रिशन अब तो टूटेगा जो खाना हमने खाया है। आगे देखो मुंह फुलाए बैठा है, काम नहीं करेगा ये कहता है, मीडियम एसिडिक इसको चाहिए, आजा मिल जाता हूँ इसलिए ये कहता है। तो पेट के अंदर का क्या है माहौल, कि पेट के अंदर का माहौल क्या है कि प्रोटीन पेप्सिन जो है, कभी कभी शादी वादी में देखोगे, शादी में कोई रिश्तेदार होता है ना, मौसा मुँह फुला लेते हैं, नहीं कपड़ा नहीं मिलेगा तो हम जावे नहीं करेंगे शादी में, बारात जावे नहीं करेंगे, हमको कपड़ा चाहिए ना। इसी तरह से पेट के अंदर पेप्सिन जो है, पेप्सिन मुँह फुला के बैठ जाता है कि नहीं ना, हम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे ही नहीं, ये नहीं डाइट में से। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो हम करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले मीडियम एसिडिक करने के लिए HCl मिलता है फूड के साथ, तो मीडियम एसिडिक होता है, तो पेप्सिन उस पर एक्ट करता है और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। वही मैंने लिखा है, देखो मुँह फुलाए बैठा है, काम नहीं करेगा ये कहता है, मीडियम एसिडिक इसको चाहिए, आजा मिल जाता हूँ इससे लिए कहता है। नेक्स्ट, प्रोटीन अब टूट जाएगा जब HCl खाने में मिल जाएगा, एसिड से हरकंप मचा है, म्यूकस अपना जान बचाएगा। तो प्रोटीन कब टूटेगा? जब एसिड से का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा? फूड के साथ HCl मिल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा। तब क्या होगा? पेप्सिन उसमें से प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। जब प्रोटीन का ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा पेट में, तो क्या हो सकता है कि मेरे बॉडी स्टमक के लाइनिंग को इम्पैक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वहाँ पे म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है? तो एसिडिक नेचर से हमारे स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है। वही मैंने लिखा है, प्रोटीन अब टूट जाएगा जब HCl खाने में मिल जाएगा, एसिड से हरकंप मचा है, म्यूकस अपना जान बचाएगा। अब लास्ट टाइम, जे शेप्ड का होता हूँ, इसोफेगस के बाद मैं आता हूँ, गैस्ट्रिक जूस मुझ में बनता है, मैं तो स्टमक कहलाता हूँ। पहले अभी बात समझाया कि स्टमक का क्या है शेप, जे शेप्ड का है, किसके बाद आता है? तो इसोफेगस के बाद आता है, ठीक है। और कहाँ है, उसमें क्या बनता है पेट में? तो गैस्ट्रिक जूस वगैरह बनता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो स्टमक